हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू करियर एग्जाम्स। हम लोग पढ़ेंगे आज चैप्टर द सुप्रीम कोर्ट। सिलेबस यहाँ पे लिखा है, वो बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपसे एक एमसीक्यू पूछ रहे हैं जो कि आपको चैप्टर के एंड में, वीडियो के एंड में, जिसका आपको आंसर करना रहेगा। और हमारे पास क्वेश्चन है, हु हैज द पावर। क्वेश्चन है, हु हैज द पावर टू डिसाइड the number of judges in Supreme Court। और आपके पास ऑप्शन है द प्रेसिडेंट, द लॉ मिनिस्ट्री, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट और है द पार्लियामेंट। ठीक है, इसको कमेंट बॉक्स में आपको इसका आंसर करना। और इस तरीके से ढेरों क्वेश्चन इसमें दिए हुए हैं, यानी द सुप्रीम कोर्ट चैप्टर से इसमें एमसीक्यू के 25 क्वेश्चन है। और अगर एक चैप्टर से 25 क्वेश्चन, अगर ये मैंने बहुत बेसिक सा क्वेश्चन दिया है, इसमें टफ क्वेश्चन भी हैं, अगर प्रैक्टिस कर लिए जाए 25 क्वेश्चन, तो मुझे नहीं लगता है कि एमसीक्यू से कोई भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में छूटेगा। और ऐसे ही इसमें वेरी शार्ट लॉन्ग सारे तरह के क्वेश्चन इसमें दिए हैं। एम्पल अमाउंट में मैं बात कर रहा हूँ ओसवाल गुरुकुल के आईसीएसई क्वेश्चन बैंक की, यानी चैप्टर पढ़ने के बाद में वैसे क्वेश्चन पे प्रैक्टिस जैसे क्वेश्चन बोर्ड में आते हैं, ठीक है, करने के लिए बेस्ट क्वेश्चन बैंक है। बुक्स में क्वेश्चन दिए होते हैं प्रैक्टिस के लिए, लेकिन वो बोर्ड के हिसाब से नहीं होते हैं, राइट। तो आप इसको परचेज कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से आप इसको परचेज करो और इसको मंगा लो, ठीक है। चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देख लेंगे कि सिलेबस क्या है, कि हमको पढ़ना है, क्योंकि बुक्स में ज्यादा दिया रहता है और उसको बुक्स पढ़ो, बुक्स पढ़ना जरूरी है, कॉन्सेप्ट क्लियर होता है और कई सारी नई चीजें निकल करके आती है, ठीक है। लेकिन अगर बोर्ड के पर्पज से पढ़ रहे हो तो लिमिटेड चीजें पढ़नी है और वही आप लोग पढ़ो। क्या है सिलेबस में? सबसे पहले कंपोजिशन, यानी सुप्रीम कोर्ट का कंपोजिशन क्या होता है, जजेस की क्वालिफिकेशन क्या होती है, और अगर कोई पर्सन ये सारी क्वालिफिकेशन उसके पास में है तो उसका अपॉइंटमेंट कैसे होगा। देन है जो जुडिशियरी है हमारी, वो कैसे इंडिपेंडेंट है एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर से। इसके बाद में इसका ज्यूरिसडिक्शन क्या है। ज्यूरिसडिक्शन का मतलब होता है कि उसके जस्टिस का एरिया कितना है, उसके राइट्स कहाँ तक एक्सपेंडेड है, कितनी लिमिट, कहाँ तक उसकी लिमिटेशन है। और फंक्शंस, क्या क्या फंक्शन करती है, तो उसमें आपके ज्यूरिसडिक्शन में आता है ओरिजिनल, एपीलेट, एडवाइजरी, रिवाइजरी, जुडिशियल रिव्यू एंड कोर्ट ऑफ रिव्यू, ठीक। फंक्शंस का ये है इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स एंड रिट्स, ठीक। ये आपका क्या है, सिलेबस है, ठीक है। और बुक में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड चीजें दी हुई हैं, मैं इसको एकदम मेड इजी वाले तरीके से आपको समझाऊंगा, एकदम से आपके समझ में आ जाएगा, लिखूंगा कम। हाँ, ये मेरी वीडियो के बाद में आप बुक चाहो तो अपनी रीड कर सकते हो, आपके लिए अच्छा रहेगा। नहीं रीड करोगे तो कोई नुकसान नहीं है, ठीक है। हाँ, रीड करने से फायदा जरूर है। तो सबसे पहले हम किससे बात करेंगे, कंपोजिशन पे। कुछ बेसिक और आपके जीके की चीजें मैं आपको यहाँ बताता चलूं, ठीक है। 28 जन 1950 को इनॉग्रेशन हुआ था आपके प्रेजेंट में जो आपका सुप्रीम कोर्ट है उसका, ठीक। और ये जो ब्रिटेन की प्रीवी काउंसिल थी ना, उसका इसने प्लेस लिया सुप्रीम कोर्ट ने, ठीक। ये बेसिक जीके की चीजें हैं, हालांकि आपके बोर्ड के लिए नहीं है, जीके की चीजें हैं। जो आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है, उसमें इसका प्रोविजन है, उसी के प्रोविजन से लिया गया है। जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन उसके पार्ट 5 में आर्टिकल 124 से 147 के बीच में इसके सारे प्रोविजन हैं। यानी 124 में क्या है, सुप्रीम कोर्ट के प्रोविजंस हैं, और इसके बाद में उसके आगे जो भी मतलब उसका इतना जो सब कुछ दिया है, उसके राइट्स क्या है, फंक्शंस क्या है, रिट्स क्या है, वो सब 147 तक सारे आर्टिकल्स में दिए हुए हैं, ठीक है। तो ये सब कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, ये बेसिक चीजें हैं जो आपको जानना चाहिए, भले बोर्ड में आए या ना आए। बात करो कंपोजिशन पे, तो
जब से कॉन्स्टिट्यूशन बना, जब से सुप्रीम कोर्ट एस्टेब्लिश हुआ, तब से लगातार जो जजेस का नंबर है या उसका कंपोजिशन उसमें चेंज होता रहा। ठीक है, कंपोजिशन मतलब यही है कितने जजेस होंगे, बेसिक क्वेश्चन यही है। ठीक है, तो प्रेजेंट में जो सुप्रीम कोर्ट में जजेस हैं वो है 33+1 यानी ओवरऑल 34। 33+1 लिखने का क्या मतलब है कि एक आपका सीजे होगा चीफ जस्टिस और बाकी 33 अदर जजेस होते हैं। तो टोटल ओवरऑल सुप्रीम कोर्ट में कितने जजेस हैं? 34 जजेस हैं। ठीक है, इनके नंबर कौन बढ़ाता है? तो पार्लियामेंट। अभी सबसे पहले हमने क्वेश्चन भी पूछा था। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट में जजेस के नंबर बढ़ाने का काम किसका होता है? पार्लियामेंट का होता है। ठीक है, वो अमेंडमेंट करके जजेस का नंबर बढ़ा सकती है। ठीक है, अब बात करते हैं किस पे? क्वालिफिकेशन पे। हाँ, उसके पहले और कुछ थोड़ा बेसिक चीजें बता दें आपको। इंडिया का जो लीगल सिस्टम है, जो जस्टिस सिस्टम है, वो इंटीग्रेटेड है। अब इसका किसी से कंपैरिजन करेंगे तो आपको और समझ में आ जाएगा। जैसे कि अगर हम यूएसए की बात करें तो वहाँ इंटीग्रेटेड नहीं है। वहाँ पे जैसे वहाँ का सिस्टम फेडरल है, वैसे ही वहाँ का जो है कोर्ट जो है वो भी फेडरल है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे इंडिया जो है, ठीक है, वो एक तरीके से फेडरल सिस्टम है। हालांकि फेडरल नहीं बोलते उसको, यूनियन ऑफ स्टेट बोलते हैं, क्योंकि इंडिया दिखने में जो है वो फेडरल है, लेकिन उसकी जो स्पिरिट है वो यूनिटेरी है। मतलब इंडिया जब चाहेगी तो एक यूनिटेरी जैसी हो सकती है। ठीक है, इसीलिए इसको फेडरल स्टेट्स नहीं बोलते। ठीक है, स्टेट फेडरेशन नहीं बोलते इंडिया को, यूनियन ऑफ स्टेट बोलते हैं। ठीक है, हिंदी में संघ बोलेंगे सबके लिए, लेकिन इंग्लिश में इंडिया को बोलते हैं यूनियन ऑफ स्टेट्स। ठीक है, और यूएसए को बोलते हैं फेडरेशन ऑफ स्टेट्स। तो ये यूनियन है इंडिया, तो स्पिरिट में अपने देखने में फेडरल है। तो यूएसए में सिस्टम फेडरल है, और फेडरल का मतलब होता है कि हाँ, स्टेट के लिए कोर्ट्स अलग हैं और स्टेट के लिए अलग है और सेंटर के लिए अलग है। ठीक है, मतलब दोनों अलग अलग है यहाँ पे। ठीक है, और कॉन्स्टिट्यूशन में उनका जो जुरिस्डिक्शन है उसका प्रोविजन पूरी तरीके से किया गया है। लेकिन अगर आप इंडिया में करोगे, और अलग अलग मतलब ये है कि दोनों इंडिपेंडेंट है अपने आप में, लेकिन यहाँ नहीं है। यहाँ आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट है, उसके नीचे हाई कोर्ट है और उसके नीचे सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं। ठीक है, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं, और हर एक दूसरे के अंडर में आता है। ठीक है, मतलब जैसे सुप्रीम कोर्ट है, ये सर्विलांस का भी काम करती है, रूलिंग भी बनाती है। ठीक है, यानी एडमिनिस्ट्रेशन का भी काम करती है। ऐसे ही हाई कोर्ट अपने नीचे और अपने एरिया में करते हैं, ऐसे जो है यहाँ पे भी होता है। ठीक, और इन सब का मतलब ऊपर की तरफ देखोगे, नीचे की तरफ देखोगे, तो आपको पता है कि ये सब डिस्ट्रिक्ट लेवल की चीजें हैं, ये स्टेट लेवल पे है, और ये कहाँ पे है? सेंट्रल लेवल पे है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अलग अलग स्टेट का कुछ भी मामला हो, अल्टीमेटली सब सुप्रीम कोर्ट से गवर्न होते हैं। तो इस तरीके से कैसा क्या है, ये इंटीग्रेटेड सिस्टम है। ठीक है, और इंडिया चूंकि जिस तरीके से हमको इसको यूनाइटेड होना चाहिए, जिस तरीके से इसका हिस्ट्री है, उस तरीके से इंडिया को यूनाइट रखने में इस जुडिशियल सिस्टम की बहुत ज़्यादा जरूरत थी। ठीक, और वैसा ही जुडिशियल सिस्टम हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल मेकिंग पर्सनल्स थे उन्होंने इसको बनाया हुआ है। होप आपको ये चीज समझ में आया होगा। अगर मान लो आपसे कभी पूछ ले कि इंटीग्रेटेड सिस्टम की जरूरत क्यों पड़ी, तो आप उस पर भी 2-4 लाइन लिख सकते हो। ठीक, तो अब आते हैं क्वालिफिकेशन ऑफ जजेस की। ये आपको समझ में आ गया होगा कि इंटीग्रेटेड सिस्टम कैसे है और फेडरल सिस्टम क्या है। ठीक है, क्वालिफिकेशन क्या होती है जजेस की, यानी अगर मान लो आपको सुप्रीम कोर्ट का जज बनना है, तो सबसे पहले आपको कौन कौन सी आपके अंदर क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, तब आप सुप्रीम कोर्ट के जज बन पाओगे। ठीक है, बनोगे कि नहीं बनोगे अलग की बात है, लेकिन क्वालिफिकेशन क्या क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहले ये होना चाहिए कि भाई आप सिटीजन ऑफ इंडिया तो हो ही, अगर ये नहीं हो तो बनोगे ही नहीं। ठीक, दूसरा ये है कि आपको जज रहना पड़ेगा। ठीक है, फॉर 5 ईयर। कहाँ पे? किसी हाई कोर्ट में या सेवरल हाई कोर्ट में। ठीक है, सेवरल हाई कोर्ट में 5 ईयर्स के लिए। ठीक, ठीक, ये आपको 10 ईयर लीगल प्रैक्टिस। और लीगल प्रैक्टिस कौन करेगा भाई? आप वकील होगे तभी करोगे। ठीक है, इन वेरियस
हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट, ठीक। और इसके बाद में एक चीज और है कि इतना सब तो आपके पास में क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, लेकिन एक चीज है, ठीक है, उसको हालांकि रखते क्वालिफिकेशन में ही है, लेकिन क्वालिफिकेशन में ना रखो तो प्रैक्टिकली एक चीज है कि आप जो है एक रिनाउंड या फेमस, ठीक है, ज्यूरिस्ट होने चाहिए। कहाँ? प्रेसिडेंट की नजर में, ठीक है, प्रेसिडेंट की नजर में आप एक अच्छे कॉन्स्टिट्यूशन के जानकार आप होने चाहिए, ठीक है। और ये इसलिए जरूरी है, क्योंकि अभी आप ये जान जाओगे जब हम पढ़ेंगे अपॉइंटमेंट पे, ठीक भाई। आप सारी आपके पास ये जितनी मिनिमम क्वालिफिकेशन हो आपके पास है, लेकिन आपको कोई जान ही नहीं रहा है तो उसका मतलब नहीं निकला, ठीक है। तो ये चीज होना चाहिए। और प्रेसिडेंट की नजर में क्यों, ठीक, वो चीज अब हम देखेंगे अपॉइंटमेंट से। ये आपके पास अगर क्वालिफिकेशन है तो बात करते हैं अपॉइंटमेंट कैसे होगा आपका। तो अपॉइंटमेंट इस तरीके से होता है कि प्रेसिडेंट जो है, ठीक है, वो भाई इसमें दो लोगों का अपॉइंटमेंट होना है, एक तो सीजे मतलब चीफ जस्टिस होता है उसका, और अदर जजेस का, है ना, एंड अदर जजेस। तो चलो सबसे पहले सीजे का देख लेते हैं, चीफ जस्टिस का। तो प्रेसिडेंट जो है, प्रेसिडेंट को भाई कौन सलाह देगा, तो आपको पता है कैबिनेट सलाह देगी, काउंसिल करेगी इसको। और प्रेसिडेंट जो है वो अदर जजेस यानी सुप्रीम कोर्ट के अदर जजेस, हाई कोर्ट के जजेस, इन सबके सलाह से, इन सबके जो है उनकी काउंसिल से, ठीक है, अपॉइंट करती है किसको, चीफ जस्टिस को, ठीक। और जब अदर जजेस को अपॉइंट करना होता है तब प्रेसिडेंट सलाह लेता है। एक तो प्रेसिडेंट को कैबिनेट सलाह देती है, ठीक, और साथ में चीफ जस्टिस सलाह देता है अदर जजेस को अपॉइंट करने की। बात आप समझ गए होंगे कि जब चीफ जस्टिस को अपॉइंट करना होता है तो प्रेसिडेंट सलाह लेता है किससे, कैबिनेट से और अदर जजेस से, जिसमें हाई कोर्ट के भी जजेस शामिल होते हैं, ठीक है। और जब अदर जजेस के अपॉइंटमेंट करना होता है तब भी कैबिनेट, ठीक है, कैबिनेट यानी आप ये समझ सकते हो कि यहाँ पे एग्जीक्यूटिव बॉडी जो होती है वो शामिल होती है इनके अपॉइंटमेंट में, ठीक है। तो उनसे सलाह लेता है और फिर चीफ जस्टिस से। हाँ, चीफ जस्टिस की जो सलाह होती है यानी उसकी जो एडवाइस होती है, ठीक है, अभी वर्ड में बोल रहा था, काउंसिल कर रहा था, एडवाइस वर्ड सही है। तो चीफ जस्टिस की एडवाइस होती है वो यहाँ पे क्या होती है, एक तरीके से कंकरेंस होती है, मतलब वो एक तरीके से सहमति होती है, ऐसे समझ सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से इनकी क्या हो जाती है, अपॉइंटमेंट हो जाती है। इसके अलावा कुछ और जज होते हैं, ठीक है, उनके अपॉइंटमेंट की बात, जैसे एडहॉक, मान लो काम ज्यादा हो गया सुप्रीम कोर्ट का और वहां पे जजेस की कुछ जरूरत है, तो एडहॉक जजेस, जैसे सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही है तो हाई कोर्ट से अगर जज लेकर के आने सुप्रीम कोर्ट में तो उनको हम एडहॉक जज कहते हैं। वो कुछ टाइम के लिए या जितने भी टाइम के लिए, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि प्रेसिडेंट के एडवाइस से या इसे कंसेंट से जो चीफ जस्टिस होता है, ठीक है, वो अगर और उस जज की कंसेंट से जिसको एडहॉक जज बनाना है, मतलब वो नहीं बनना चाहता है तो जबरदस्ती नहीं है, तो उसकी कंसेंट से प्रेसिडेंट की एडवाइस लेकर के यानी प्रेसिडेंट की भी कंसेंट लेकर के किसी भी जज को एडहॉक जज हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में प्रमोट कर सकता है, ठीक है, अगर कामकाज ज्यादा है तो। ये चीज से इसके अलावा रिटायर्ड जज भी जो है, जैसे कोई रिटायर हो गया लेकिन अगर उसकी जरूरत पड़ गई, ठीक है, अगर उसकी जरूरत पड़ गई तो उससे प्रेसिडेंट की कंसेंट से सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस है, ठीक है, वो उससे फिर से उसको पावर मिला के कुछ काम करवा सकता है। तो ये रिटायर जज का काम होता है, ठीक है। तो अपॉइंटमेंट में यानी चूंकि प्रेजेंट टाइम में जज है नहीं, रिटायर हो चुके हैं, तो उनसे काम करवाना उस टाइम पे एक चीज ऐसा है कि उनको एज जज अपॉइंट करने की बात आती है। तो ये चीजें, ठीक। तो एडहॉक जज पे बात होगी, रिटायर जज पे बात होगी और मेन जज जो है वो यहाँ पे आप लोग देख ही रहे हो, ठीक है। इसके बाद बात करना है हमको किस पे, आप कहोगे कि भाई यहाँ पे हम देख रहे हैं कि प्रेसिडेंट ने अपॉइंट किया है और उसने एडवाइस लिया है कैबिनेट से यानी कहीं ना कहीं एग्जीक्यूटिव से, ठीक, और एग्जीक्यूटिव जो है वो लेजिस्लेचर से निकल करके आई है, तो ऐसा तो नहीं कि इनका कंट्रोल हो लीगल सिस्टम पे, तो ऐसा नहीं है। जो आपको एक चीज पता है कि हमारे जो डीपीएसपी है उसमें भी ये है कि जो जुडिशियरी है उसको एग्जीक्यूटिव से अलग करके रखा गया है।
इंडिपेंडेंट रखा गया है। तो इंडिपेंडेंट कैसे है, ठीक है, इंडिपेंडेंट वो किस तरीके से, नहीं यही इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द कंट्रोल ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर, तो कई मामलों में है, ठीक है, मतलब कुछ कई सारे ऐसे प्रोविजंस हैं कि इस तरीके का उसका नेचर ऑफ जॉब है कि वो उनसे इंडिपेंडेंट होकर के रहते हैं, ठीक है। तो आइए हम देख लेते हैं कि वो किस तरीके से है। यहाँ पे ये कुछ पॉइंट्स हैं, ठीक है, जिनकी वजह से जो जुडिशियरी है वो इंडिपेंडेंटली अपना वर्क कर सकती है। इन पे एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहला अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस। जजेस का अपॉइंटमेंट हमने देखा किस तरीके से होता है कि कैबिनेट से कंसल्टेशन करके प्रेसिडेंट, ठीक है, जजेस से भी कंसल्टेशन करता है और उनसे कंसल्ट करने के बाद में अपॉइंटमेंट होती है, ठीक, यानी इसमें कोई आर्बिट्रेरी थिंग्स नहीं है, ठीक। तो अपॉइंटमेंट तो कर दिया, लेकिन जब रिमूवल जजेस की बात आई, हालांकि हमने यहाँ पे टेन्योर पे बात नहीं की थी, अपॉइंटमेंट तक लिखा था, टेन्योर लिखा नहीं था, तो टेन्योर पे बात कर लेते हैं। अच्छा, एक चीज आपको बता दे रहा हूँ, मान लो कोई बुक में ऐसी चीजें हैं जो आपको दिख रहा है कि सर ने इसको नहीं पढ़ाया, तो मैंने उसको जानबूझकर नहीं पढ़ाया है, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे एग्जाम के लिए तैयारी करा रहे हैं। वो इतना जान लो कि इस वीडियो में जितना पढ़ाऊंगा उससे बियॉन्ड कुछ आना नहीं है एग्जाम में। तो टेन्योर पे अगर बात करें तो टेन्योर इस तरीके से होता है कि 65 ईयर पे ये रिटायर होते हैं, और 65 ईयर के पहले भाई या तो अगर इनकी डेथ हो जाए तो, या फिर प्रेसिडेंट को एड्रेस करके रिजाइन कर सकते हैं, ठीक। वरना जो इनको रिमूव करने की जो प्रोसेस है उसको हम इम्पीचमेंट कहते हैं। जैसे कि प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट होता है तो उसको इम्पीचमेंट कहते हैं, और इम्पीचमेंट जो है वो इनका हो सकता है इनकैपेबिलिटी के बेस पे या मिसबिहेवियर के बेस पे, दो बेसिस पे हो सकता है, और वो इतना आसान नहीं है, ठीक है। वही मैं यहाँ पे चीज थोड़ा बताने जा रहा हूँ, क्योंकि यही चीज इनकी इंडिपेंडेंस को दिखाता है, ठीक है, किस तरह इंडिपेंडेंट है। ऐसा नहीं है कि मान लो कोई एक ऐसा डिसीजन दिए जिसमें सीधे सीधे एग्जीक्यूटिव के खिलाफ है और उसने क्या किया, तो प्रेसिडेंट ने उनको हटा दिया। इतना आसान नहीं है इनको हटाना। मैंने पहले बताया ग्राउंड कौन सा हो सकता है, ठीक है, इनकैपेसिटी का या मिसबिहेवियर का ग्राउंड हो सकता है, और उस ग्राउंड पे इस तरीके से हो सकता है कि सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहले अगर मान लो लोकसभा या राज्यसभा जो भी करती है तो अपने मेजॉरिटी, उसकी अपनी मेजॉरिटी में उसके मिसबिहेवियर का या इनकैपेबिलिटी का जो भी उसका मतलब प्रपोजल है वो अपने जो उनके प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं, चाहे स्पीकर है वहाँ पे या यहाँ पे जो वाइस प्रेसिडेंट होता है, यानी जो चेयरमैन होता है, उसको ले जाकर के देते हैं, और वही अपने ही बेस पे चाहे तो उसको एक्सेप्ट करे, रिजेक्ट कर दे। यानी सबसे पहले वही चाहे तो एक्सेप्ट करे, रिजेक्ट कर दे। लेकिन अगर वो एक्सेप्ट करता है तो सबसे पहले वो एक कमेटी बनाता है, जो कमेटी खुद जांच करती है, और वो कमेटी इम्पार्शियल होती है, तो वो कमेटी जांच करती है। अगर उसमें ये चीज प्रूव हो जाता है उसमें, तो प्रूव होने के बाद में फिर वोटिंग होती है, और वोटिंग में हाउस की मेजॉरिटी, ठीक है, और इसके बाद में वहां पे प्रेजेंट एट 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग मेंबर्स, ये दोनों हाउस से अलग अलग जब पास हो जाते हैं तब जाकर के उसको रिमूव किया जा सकता है, ठीक है। ये इतना टफ प्रोसेस है, ठीक है, कि रिमूवल नहीं हो सकता है। मतलब इंडियन अभी तक हिस्ट्री में, कोर्ट की हिस्ट्री में अभी तक किसी भी जज को इम्पीचमेंट से रिमूव नहीं किया गया है। हालांकि और एक बार इम्पीचमेंट का प्रपोजल लाया गया है, ठीक है, और ये थोड़ा मतलब एक ब्लैक स्पॉट है, लाया गया है, वी रामास्वामी अगेंस्ट में लाया गया था, 1993 का टाइम है शायद, लेकिन वो भी पास नहीं हुआ था, ठीक है, वोटिंग में वो फेल हो गया था। तो इस तरीके से रिमूवल इतना टफ है, जज को हटा नहीं सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, तो टेन्योर की सिक्योरिटी यही कि 65 ईयर जब पर वो रिटायर होंगे, ठीक है। इसके अलावा बीच में हटाने का यही है कि रिमूवल इतना इनका टफ है, तो इसलिए इनका टेन्योर इनका सिक्योर है, ठीक। यानी इसका कुल मिलाकर मतलब ये है कि ये फेयरलेस होकर के अपना वर्क कर सकते हैं, ठीक। फिर है सिक्योरिटी ऑफ सैलरीज एंड सर्विस कंडीशन, ठीक। भाई कोई जब भी पार्शियल होता है या फेयर होता है तो किन चीजों को होकर के होता है कि भाई उसकी सैलरी तो नहीं काट ली जाएगी, सैलरी कम तो नहीं है। तो आप ये जान लो कि अभी जो लेटेस्ट सैलरी है, तो सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस होता है उसकी सैलरी जो है तो 2,80,000 पर मंथ है, इमेजिन कर लो, और अदर जजेस की 2,50 लाख पर मंथ है। पर मंथ की बात कर रहा हूँ, और ये वो सैलरी है जिसमें उनका सिंगल रुपया खर्च नहीं होता है। और क्यों खर्च होगा, इसके बाद सारे अलाउंसेस हैं, चाहे मेडिकल हो, हाउस हो, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी हो,
मेडिकल हो, व्हीकल हो, सिक्योरिटी हो, सब सारा खर्चा गवर्नमेंट उठाती है। ये पैसा तो वैसे देती है इनको, ठीक है, जिसका खर्चा ही नहीं होना। वो लिखा रहता है ना, मैं धारक को इतने रुपए अदा करने का वचन देता हूँ, लेकिन इनके पैसे पे कोई वचन नहीं होता है, खर्चे नहीं होता है। तो पैसे की भी कोई दिक्कत नहीं है। और सैलरी की सिक्योरिटी भी है। केवल एक कंडीशन में इनकी सैलरी कम हो सकती है, वो भी तब जब देश में मान लो फाइनेंशियल इमरजेंसी हो, और अभी तक देश में फाइनेंशियल इमरजेंसी भी नहीं लगी है, ठीक है। अगर फाइनेंशियल इमरजेंसी है तो ही इनकी सैलरी में कोई कमी की जा सकती है, अदरवाइज इनकी सैलरी में कोई कमी नहीं की जा सकती है, ठीक। और ना ही इनकी सर्विस कंडीशन पे। और भी इसके अलावा है, ठीक, कि इनकी सैलरी जो है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से जाती है। और आप पार्लियामेंट पढ़ चुके हो, आपको पता है कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया जो होता है उस पे जो पार्लियामेंट है, ठीक है, वो क्या कर सकती है, केवल डिस्कशन कर सकती है, वोट नहीं कर सकती है उस पे, ठीक। यानी वो जो है वो पार्लियामेंट के राइट्स से बाहर है। यानी कहने मतलब है कि उसमें भी किसी भी तरीके की कटौती नहीं हो सकती है, ठीक। फिर पनिशमेंट फॉर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, ये बहुत बड़ी पावर दी गई है इसको। जैसे मान लो, हो सकता है आपके मन में भी एक बात आए कि मान लो कोर्ट ने कोई डिसीजन सुना दिया, ठीक है, और हम वो चीज नहीं मान रहे हैं, तो क्या कर लेगा कोर्ट? कोर्ट के पास तो एग्जीक्यूटिव पावर है नहीं, उसके पास एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है नहीं आपके हिसाब से, तो कोर्ट कर क्या लेगा? तो कोर्ट के पास पावर है, पनिशमेंट देने की पावर है। और एक चीज जान लीजिए, सुप्रीम कोर्ट ने प्रोविजन ऐसा बना दिया है कि सुप्रीम कोर्ट से लेकर के और लोअर कोर्ट तक को ये पावर दी गई है। लोअर कोर्ट तक को, अगर आप उसकी भी बात, लोअर कोर्ट की बात नहीं मानोगे तो लोअर कोर्ट खुद तुमको पनिश करेगा, ठीक है। तो उनके पास पनिशमेंट की पावर है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए। यदि अगर आप कोर्ट की बात नहीं मानते हो या कोर्ट को लोअर फील कराते हो इस तरीके से, तो वो आपको पनिश कर सकता है। देन है फुल कंट्रोल ओवर इट्स प्रोसीजर ऑफ वर्क एंड एस्टेब्लिशमेंट। अपना खुद का प्रोसीजर ऑफ वर्क क्या होगा, ठीक है, अपनी ऑफिस कैसे रन करनी है या अपने अंडर के कोर्ट को कैसे रन कराना है। सुप्रीम कोर्ट जो है, आपने फिल्मों में बहस होते हुए देखा हो, कितने भी बड़े वकील हों, लेकिन जब वो कोर्ट में जाएंगे तो कोर्ट के रूलिंग के हिसाब से आएंगे। आपने कई जॉली एलएलबी ये सब जगह पे देखा हो, किसी भी तरीके से वकील को तुरंत जज डांट देता है कि यही सीख के ये तरीका है कोर्ट में आने का, ऐसे कैसे वैसे कैसे। तो कोर्ट अपना खुद रूलिंग बनाता है और उस रूलिंग में आकर के लोगों को, चाहे वकील ही हो, उनको अपनी बहस करनी होती है, ठीक। तो अपना प्रोसीजर आप वर्क को अपना खुद, उस पर उसका अपना कंट्रोल होता है। वो उसका लॉ बनाने के लिए कोई और नहीं है, वो खुद अपना लॉ बनाता है और उसको फॉलो करवाता है, इवन चाहे कोर्ट की फीस तक डिसाइड करना हो। देन नो डिस्कशन इन द लेजिस्लेचर ऑन द कंट्रोल कंडक्ट ऑफ द जजेस। और कंडक्ट, और इसमें एक चीज और जोड़ लो अपने पास से के अंदर, डिसीजन आल्सो, ठीक है। इसमें जजेस के कंडक्ट पे किसी भी तरीके का कोई भी डिस्कशन नहीं हो सकता। पार्लियामेंट में आप देखते हो ना, हर चीज पे डिस्कशन होते हैं, लेकिन जज के कंडक्ट पे डिसीजन किसी भी तरीके का डिस्कशन नहीं हो सकता। बस एक चीज है, अगर आपको लगता है कि वो मिसकंडक्ट है उसका, ठीक है, मिसबिहेवियर और मिसकंडक्ट वाली जो बात है इम्पीचमेंट वाले पे, अगर वो चीज है तो उसकी पूरी प्रोसेस है, उस प्रोसेस से आप आओगे तो भले, ठीक है। अब वो भी उस वहां पे बता चुके हैं। बाकी ऐसा नहीं कि कंडक्ट पे वहां पे कोई डिस्कशन होगा, ऐसा नहीं हो सकता। फिर प्रोहिबिशन ऑफ प्रैक्टिस आफ्टर रिटायरमेंट। एक चीज और भी है कि इतना पैसा पाने के बाद में ऐसा कोई लालच ना आए जजेस के अंदर। तो एक चीज है कि आप जैसे सुप्रीम कोर्ट के, मतलब आप जैसे जज बनते हो, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही तो सुप्रीम कोर्ट ही कहेंगे, तो तुरंत आपके पास एक चीज प्रोहिबिटेड हो जाती है कि रिटायर होने के बाद में आप कहीं भी आप लॉ की प्रैक्टिस नहीं करोगे, ठीक। अब कहोगे कि इससे क्या लेना देना है? मान लो हम सुप्रीम कोर्ट के जज हैं या हम मान लो चीफ जस्टिस है और हम अब रिटायर हो गए और हम फिर लॉ की प्रैक्टिस शुरू कर दिए, ठीक। तो हमारे जो कुलीग्स हैं उनका हम फेवर ले सकते हैं ना, तो वो फेवर लेंगे तो कहीं ना कहीं वो पार्शियल हो गए ना जो जजेज अभी वहां पे बैठे हैं, क्योंकि वो हमारे फेवर में कुछ ना कुछ करेंगे, तो इसलिए उनके फेवर्स ना मिले और ऐसा ना हो पाए, इसलिए प्रोहिबिटेड होते हैं लॉ के प्रैक्टिस से। तो ये बहुत सारे पॉइंट हैं, ठीक है। मतलब इतने पॉइंट है कि आप केवल कहानी याद रखो। अगर आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा तो मैक्सिमम आपको 3 to 4 पॉइंट्स लिखने हैं, ठीक। बस आप याद रखो और रटना नहीं है, आप इनको ऐसे याद रखोगे कि कैसे इंडिपेंडेंट है। तो इंडिपेंडेंट रहने के लिए क्या क्या चीजें हो सकती है, क्योंकि अपॉइंटमेंट कौन कर रहा है, ठीक है, अपॉइंटमेंट कौन कर रहा है, वो रिमूव कैसे होंगे, उनकी सैलरी की क्या व्यवस्था है,
ठीक, उनके जजमेंट ना मानोगे तो क्या वो कर लेंगे, समझ रहे हो। मतलब ऐसे इन चीजों को मतलब एक वक्त अपनी स्लैंग लैंग्वेज में याद करो। जजमेंट नहीं मानोगे तो क्या कर लेंगे, हटाने वाला, उनके कंटेक्ट पे उनकी सैलरी कम करी जा सकती है कि नहीं करी जा सकती है। ठीक, इस तरीके से इनको आप याद कर सकते हो। अब हम आ जाते हैं इसके अगले पॉइंट पे कि ज्यूरिसडिक्शन क्या है और फंक्शन क्या है। तो सबसे पहले बात, ज्यूरिसडिक्शन का मतलब मैंने आपको बता ही दिया था कि वो पूरा एक उनके राइट्स जहां तक हैं वो सब उनके ज्यूरिसडिक्शन में आता है। ठीक है, ज्यूरिसडिक्शन का मतलब ऐसे समझ लो कि हिंदी में इसको बोलते हैं न्याय क्षेत्र या अधिकार क्षेत्र। ठीक है, क्या बोलते हैं, अधिकार क्षेत्र। जैसे मान लो एक थानेदार है, ठीक है, एक थानेदार है तो उसका ज्यूरिसडिक्शन कहाँ होगा, अपने थाने के अंदर होगा। एक मान लो एसडीएम है तो उसका ज्यूरिसडिक्शन क्या होगा, उसका अपना तहसील होगा। एक डीएम है तो उसका ज्यूरिसडिक्शन क्या होगा, उसका अपना जिला होगा। समझ रहे हो ना। तो यानी उसको जो राइट्स दिए हुए हैं उसके ज्यूरिसडिक्शन में आता है। तो सबसे पहले ओरिजिनल, ठीक है, ओरिजिनल का मतलब ऐसा है कि कौन से मामलों पे ओरिजिनली सुनवाई करता है। ठीक, तो एक तो ये है सबसे पहले कि अगर कोई कंट्रोवर्सी है स्टेट और सेंटर की, यानी स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट की। अब इसमें किस तरीके से हो सकता है, एक तरफ सेंटर हो एक तरफ स्टेट हो, ठीक, या एक तरफ सेंटर हो, सेंटर प्लस और स्टेट्स हो, ठीक है, और दूसरे तरफ कुछ स्टेट्स हो, ठीक, या स्टेट्स और स्टेट्स के बीच में हो। इस तरीके से कंट्रोवर्सी जो झगड़े हैं वो सीधे कहां पहुंचते हैं, ओरिजिनली सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। ये ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन पे बात कर रहे हैं। ठीक, तो ये तीन तरीके से हो सकता है, स्टेट और स्टेट्स के बीच में, सेंटर और स्टेट के बीच में, या एक तरफ सेंटर एक तरफ ग्रुप ऑफ स्टेट्स, या एक तरफ सेंटर एंड सम स्टेट्स प्लस एक तरफ स्टेट या ग्रुप ऑफ स्टेट्स। मतलब पार्टी दो ही है लेकिन उसमें समझ सकते हो कि किस तरीके से है। हालांकि इसमें कुछ चीजें जो है वो सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाती हैं। जैसे कि कोई पॉलिटिकल इशू है, ठीक है, मतलब कंट्रोवर्सी वाला नहीं, कोई पॉलिटिकल मामला है तो वो सुप्रीम कोर्ट अपने ज्यूरिसडिक्शन में उसको नहीं लेता। जैसे मान लो वाटर ट्रीटी है, वाटर का कोई झगड़ा है, कोई फाइनेंशियल इशू है, कोई कंपनसेशन देना है किसी स्टेट के लास्ट पे, सेंट्रल गवर्नमेंट को कंपनसेशन देना है, ठीक है, या फाइनेंस कमीशन में कोई मामला है। ठीक, अब हालांकि ये नहीं याद रखोगे तो परेशान हो, तो बुक में दिया इसलिए मैं डिस्कस कर दिया, लेकिन इतना डीप में जाके तुमसे नहीं पूछेगा। यूपीएससी की तैयारी नहीं करो, या लक्ष्मीकांत नहीं पढ़ रहे हो, ठीक है, तो इतना वहां पे एक्सेप्शन आपको नहीं जानने हैं। आप इतना जानो कि सेंट्रल स्टेट के झगड़े वहां पे जाते हैं, ठीक है। एक्सेप्शन आपको यहाँ आपके सिलेबस मतलब आपके लेवल की चीज नहीं है, ठीक, तो मैंने बता दिया है कि वो चीज यहाँ नहीं जाती। दूसरा, अगर मामला फंडामेंटल राइट का हो, फंडामेंटल राइट्स का मामला हो तो ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन में उसके जाता है। हालांकि ये वाला ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन जो है वो हाई कोर्ट के पास में भी है। ठीक, प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट वाले मामले में आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, ये उसके ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन में आता है। ठीक, इसके अलावा इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कोई मैटर अगर ऐसा हो जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन के इंटरप्रिटेशन की नीड हो, कॉन्स्टिट्यूशन का कोई ऐसा टर्म हो जिसको इंटरप्रेट करना हो कि आखिर इसका क्या मतलब निकलेगा, तो वो चीज सीधे कहां पे जाएगी, सुप्रीम कोर्ट में जाएगी, क्योंकि वो प्रोटेक्टर ऑफ फंडामेंटल राइट्स, प्रोटेक्टर एंड इंटरप्रेटर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है सुप्रीम कोर्ट को। ठीक है, और गारंटर ऑफ राइट्स कहा जाता है। ये सब टर्म्स याद रखना। तो वो भी मामला कहाँ जाएगा, सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगा। तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो या बुक में है, आप वहां से इसको नोट्स बना सकते हो। ठीक, समझना ज्यादा जरूरी है कि फंडामेंटल राइट का मामला होगा तो हम सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन की इंटरप्रिटेशन का मामला होगा तो सुप्रीम कोर्ट के पास जाएंगे, और ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन में सही मायने में जो स्टेट और सेंटर के झगड़े होते हैं वो यहाँ पे जाते हैं। अपीलेट वाले में मतलब अपील करना, अपील का मतलब क्या होता है कि मान लो इंटीग्रेटेड सिस्टम है, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, फिर सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं। ठीक है, यहाँ का कोई मामला है तो वो यहाँ जा सकता है, यहाँ का मामला यहाँ जा सकता है, तो इन चीजों को क्या कहते हैं, अपीलेट कोर्ट कहते हैं। ठीक, तो सुप्रीम कोर्ट में आप अपील भी कर सकते हो इसके डिसीजन के अगेंस्ट में। हालांकि इसमें एग्जेप्शंस बहुत सारे, इसमें भी थोड़ा बहुत जान लो, माइंड में रहेगा तो सही है। ठीक है, हालांकि उसका एक्सेप्शन का भी एग्जेप्शन है। ठीक, वो भी हम आपको भी बताए दे रहे हैं। देखो
मान लो, अच्छा अपीलेट में हर तरीके के मामले जाते हैं, चाहे वो आपका क्रिमिनल हो, सिविल मैटर हो, क्रिमिनल हो, ठीक है, रेवेन्यू का मैटर हो, सारे वहां पे जाते हैं। लेकिन कुछ चीजें जैसे मामला अपीलेट में, एक तो ये भी है कि यहाँ का भी मामला जो है सबऑर्डिनेट कोर्ट मामला वो सीधे सुप्रीम कोर्ट भी जा सकता है, ठीक, और हाई कोर्ट से भी जाता है। वो किन मैटर पे जाता है? सबसे पहले ये जान लो कि अगर मैटर जनरल पब्लिक इंटरेस्ट का है, यानी मैटर भले कि नहीं दो पर्सनल के बीच में हो, लेकिन वो उसका जो डिसीजन है वो सबको अफेक्ट कर रहा हो, पूरी कंट्री को अफेक्ट करने वाला जनरल पब्लिक इंटरेस्ट का हो, तो सुप्रीम कोर्ट में वो मैटर जा सकता है, ठीक। इसके अलावा मान लो कोई मैटर हाई कोर्ट ने क्या किया, किसी लोअर कोर्ट के डिसीजन को चेंज किया, और चेंज करने में वो एक्विटल था, यानी बरी कर दिया गया था किसी मामले में, लेकिन हाई कोर्ट ने उसको डेथ सेंटेंस दे दिया, तो अब वो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, ठीक, क्योंकि भाई अभी लोअर कोर्ट से तो छूट गया था, हाई कोर्ट ने डेथ सेंटेंस दे दिया, तो वो सीधी सी बात है उसको तो नहीं लगेगा कि जस्टिस मिली हुई है, तो वो फिर सुप्रीम कोर्ट चला जाएगा, ठीक। इसके अलावा अगर मामला वही चीज अगर जनरल पब्लिक इंटरेस्ट का हो, या वहां पे कोई सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ हो, ठीक है, नहीं लॉ का कोई सब्सटेंशियल क्वेश्चन हो, तो सुप्रीम कोर्ट में मैटर वो रेफर होगा, अपील किया जा सकता है। या हाई कोर्ट खुद कह दे, हाई कोर्ट खुद मामले को मतलब जब अपना लास्ट डिसीजन दे, तो वहां पे वो ऐसा कह दे कि हाँ ये अपील किया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट में, तो अपील के लिए जा सकता है। और बाकी कॉन्स्टिट्यूशन इंटरप्रिटेशन की जरूरत हो, उसमें कोई कॉन्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन फंस रहा हो, तो सुप्रीम कोर्ट में मामला एज अपील जा सकता है। इसके अलावा जैसे आप कहोगे मान लो ये रिवर्स नहीं किया गया है, तब क्या वहां जा सकता है? तो नॉर्मल कंडीशन में नहीं जा सकता, तब अपील नहीं हो सकती। अपील लेके भी जाओगे वहां से रिजेक्ट कर दी जाएगी, खारिज कर दी जाएगी। लेकिन ये वो एग्जेप्शन हुआ, इन्होंने एग्जेप्शन का भी एग्जेप्शन ये कि फिर भी अगर सुप्रीम कोर्ट चाहता है तो उसके यहाँ वो अपील हो सकती है, ठीक। इसके अलावा ये भी है ओरिजिनल अपीलेट, ओरिजिनल वाले में जो है उसमें है कि जो जनरल इंटरेस्ट वाले मान पब्लिक इंटरेस्ट वाले पे, तो एक PIL भी है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, PN भगवती जी ने, वो भी सुप्रीम कोर्ट के जब चीफ जस्टिस थे तो उन्होंने ये चीज इंट्रोड्यूस करी थी, ठीक है। तो जनरल इंटरेस्ट वाले मामले बाय पोस्ट के थ्रू भी सुप्रीम कोर्ट में सीधे इंटर किए जा सकते हैं, ठीक। तो ये हो गए कैसे अपीलेट, ठीक। अब इसके अलावा इसका एक ज्यूरिसडिक्शन है एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन, ठीक, यानी एक एडवाइजरी बॉडी है, किसको एडवाइज करती है? प्रेसिडेंट को। किसको एडवाइज करती है? प्रेसिडेंट को। दो मामलों में एडवाइज करती है, एक तो कोई पब्लिक इंटरेस्ट का मामला हो, दूसरा है कोई कॉन्स्टिट्यूशनल एग्रीमेंट या इस तरीके से मामला हो। तो पब्लिक इंटरेस्ट या इस तरीके से कोई मैटर होता है तो प्रेसिडेंट इनसे एडवाइस ले सकता है, ये चाहे तो दे चाहे तो ना दे, और देने के बाद में प्रेसिडेंट चाहे तो माने चाहे तो ना माने, ये वाला है। कॉन्स्टिट्यूशनल वाले मामले में इनको जो है एडवाइस देनी ही होती है, लेकिन प्रेसिडेंट चाहे तो माने चाहे तो ना माने, ये वाला होता है, तो इनके एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन में आता है। फिर आता है रिवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन। रिवाइजरी का मतलब भाई रिवाइज से बना हुआ है, ठीक, यानी अपने ज्यूरिसडिक्शन को भी क्या कर सकते, अपने जजमेंट को भी क्या सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि भाई ये अपेक्स बॉडी है, और हो सकता है कि कोई इनके जजमेंट में कुछ कमी छूट गई हो, या कुछ ऐसा हो गया हो, या टाइम बियॉन्ड चीजें बदलती रहती हैं, तो इनको लगे कि नहीं वो चीजें यहाँ पे फिर से कुछ अमेंड करने वाली हैं, तो ये अपने ही डिसीजन को चेंज कर सकते हैं, अपने डिसीजन को रिवाइज कर सकते हैं, ठीक। ये इन केस में आता है, तो वो क्या होता है? रिवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन होता है। ऐसे कई बार हुआ है, गोलकनाथ का केस था, इसके बाद में केशवानंद भारती वाले मामले में उसको उल्टा गया। आपको एग्जाम्पल याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन कई बार वो चीजें रिवाइज करी जा सकती हैं। जुडिशियल रिव्यू क्या आता है? जुडिशियल रिव्यू इनके उनमें आता है। जुडिशियल रिव्यू का मतलब है कि इस तरीके से, जैसे आपको पता है ना कि यहाँ पे अपना जो सिस्टम है गवर्नमेंट अपनी वो चेक एंड बैलेंस पे चलती है, ठीक। आपने देखा कि एग्जीक्यूटिव का रोल इनके अपॉइंटमेंट में तो है, ऐसे ही एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर क्या काम करता है, ठीक है, उस पे इनका भी थोड़ा चेक एंड बैलेंस है। वो इस तरीके से कि मान लो लेजिस्लेशन कोई लॉ बनाती है तो वो ये रिव्यू कर सकते हैं, और अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं करता,
कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं करता तो उसको नल एंड वाइड डिक्लेयर कर सकते हैं, यानी उसको शून्य घोषित कर सकते हैं, जीरो डिक्लेयर कर सकते हैं अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं करता है। और ऐसा जब इमरजेंसी लगी थी उसके ठीक पहले इंदिरा गांधी जी के कई सारे मैटर जो हैं, ठीक है, चाहे बैंकिंग के नेशनलाइजेशन का हो, चाहे प्रिंसेस को रिकॉग्निशन देने का हो, इस तरीके से कई मामले जो हैं जो भी बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट कर रहे थे, सुप्रीम कोर्ट ने दे दनादन उनको क्या कर दिया, नल एंड वाइड डिक्लेयर कर दिया। तो इसके जुरिडिक्शन में आता है। फिर इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट, तो फंडामेंटल राइट का गारंटर कौन है, सुप्रीम कोर्ट है, आपको पता है, और उसकी गारंटी के लिए वो कई सारे रिट्स जारी करता है, ठीक है, कई सारे रिट्स जारी करता है। तो वो रिट्स देख लेते हैं कौन कौन से हैं। हालांकि आपसे जैसा रिट्स का नेम पूछते हैं, रिट्स के बारे में नहीं पूछते, फिर भी यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत रिट्स के बारे में बता देते हैं, ठीक है। जैसे सबसे पहला इनका है 5 रिट्स होते हैं। कितने रिट्स, 5 रिट्स होते हैं। सबसे पहला है आपका हेबियस कॉर्पस, हेबियस कॉर्पस, इसका मतलब होता है टू हैव द बॉडी, इसका मीनिंग है टू हैव द, सब लैटिन वर्ड्स हैं, टू हैव द बॉडी, ठीक। इसका मतलब ये होता है कि भाई हाई कोर्ट के पास भी ये रिट जारी करने का और फंडामेंटल राइट्स को सिक्योर करने का होता है, ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट के पास में भी होता है। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट दोनों क्या करते हैं, ठीक है, वो किसी पर्सन के डिटेनमेंट से या ग्रुप ऑफ पर्सन जो है डिटेनमेंट से या किसी अथॉरिटी, ठीक है, के डिटेनमेंट मतलब नजरबंद करना या गिरफ्तार करना, ठीक है, तो उनसे उसको रिलीज करने के लिए क्या करते हैं, ऑर्डर देते हैं, ठीक, या उस पर्सन को रिलीज करवाते हैं। इसमें इसका बेसिक एग्जांपल जो आपको खूब सुनने में आएगा वो ये है कि अगर मान लो पुलिस आपको अरेस्ट करती है तो 24 आवर्स के अंदर आपको 24 आवर्स के अंदर आपको क्या करती है, या तो ले जाके मजिस्ट्रेट के सामने आपको प्रेजेंट करती है या तो फिर आपको उसको छोड़ देना होता है। तो ये हेबियस कॉर्पस। नेक्स्ट है आपका मैंडेमस, और मैंडेमस का मीनिंग है वी ऑर्डर, इसका मतलब क्या, वी ऑर्डर। और यहाँ पे सुपीरियर कोर्ट जो होता है वो लोअर कोर्ट को ये ऑर्डर देता है कि वो अपनी ड्यूटी को सही से परफॉर्म करे। मतलब जब उसको कभी ये लगता है कि उस ड्यूटी को अपनी सही से परफॉर्म नहीं कर रहा है तो वहां पे मैंडेमस रिट इशू करता है। थर्ड आपका है रिट ऑफ प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन का मतलब समझ रहे हो कि प्रोहिबिट करना किसी को, ठीक है, यानी यहाँ पे क्या होता है कि सुपीरियर कोर्ट जो होता है वो लोअर कोर्ट को किसी पर्टिकुलर मैटर पे, ठीक है, प्रोहिबिट करता है केवल इसलिए कि वो उसके ज्यूरिडिक्शन से बाहर है। समझ रहे हो ये चीज। फोर्थ है आपका रिट ऑफ सर्टियोररी। सर्टियोररी आप जो भी बोलो, इसका मतलब होता है टू बी इन्फॉर्म्ड ऑफ व्हाट इज गोइंग ऑन, टू बी इन्फॉर्म्ड ऑफ व्हाट इज गोइंग ऑन, ठीक है। ये भी लगभग जो है ये रिट ऑफ प्रोहिबिशन की तरह है, लेकिन इसमें क्या होता है, ये ड्यूरिंग द टाइम, मतलब जब कोई ऐसी केस पे सुनवाई चल रही हो या कोई वर्क हो रहा हो उस टाइम पे उसके ज्यूरिडिक्शन पे बात हो तब, और यहाँ पे अगर वो परफॉर्म किया जा चुका हो तब ये चीज, ये रिट इशू होती है, ठीक। और फिफ्थ एंड लास्ट है आपका क्यू वारंटो, और इसकी मीनिंग होती है बाय व्हाट ऑर्डर, बाय व्हाट ऑर्डर। यहाँ पे ज्यूरिडिक्शन चेक किया जाता है किसी भी अथॉरिटी का। मान लो कोई पर्सन है और अपने से हायर ऑफिस पे जाके काम कर रहा है, ज्यूरिडिक्शन से बाहर जाके काम कर रहा है, तो रिट जारी करके सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट उससे पूछता है कि भाई तुम किस अथॉरिटी से यहाँ पे काम कर रहे हो, तुम्हारी तो अथॉरिटी ही नहीं है, ठीक। तो इस तरीके से ये 5 रिट्स जारी करके जो सिटीजन्स के जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको जो है प्रिजर्व करके रखता है, उनको मेंटेन करके रखता है। तो ये हुआ सुप्रीम कोर्ट। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो हाई कोर्ट की होगी, सबऑर्डिनेट कोर्ट हम लोग पढ़ा ही चुके हैं, फिर इस पे MCQs मैराथन ये सब हम लेकर के आएंगे।
चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और क्लासेस आपको रेगुलर मिलने वाली हैं। थैंक यू एवरीवन।